यहाँ पर एक इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना फिक्स है, ये चीज़ याद रखिए। हर हाल में एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये देखिए, आप देख सकते हैं 2019, 22, 23 में आया है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2022 में आया 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह जो है आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये देखिए आया है √2 एक अपरिमेय संख्या 19, 22, 23 में। यहाँ पर आया है 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन ये आया है, ये NCERT का आया तो नहीं है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन ये आया आपका 3 √2 एक अपरिमेय संख्या 2019-22 में, और 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मतलब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका, फिक्स है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब सिद्ध करने के लिए आता है तो आपको कुछ करना नहीं है, देखो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना, मानना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मानना। जिसको भी कहें सिद्ध करें तो वहाँ पर आप मान लेना, माना वह क्या है, ऐसे आपको मान लेना है कि माना यहाँ √2 पूछा है तो आप कह देना माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मान लेना। अगर वो कह रहे हैं आप परिमेय संख्या सिद्ध करो तो आप उल्टा मान लो, माना √2 एक परिमेय संख्या। इन्होंने हमें सिद्ध क्या करना, अपरिमेय संख्या, हम उल्टा मानेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लोगे, पहला स्टेप। और जैसे आप मानोगे परिमेय संख्या से तुरंत आपके दिमाग में आएगा p/q, तो आप मतलब ये √2 = p/q ये खुद लिख सकते हो कि नहीं। और यहाँ कंडीशन भी लिख सकते हो, जहाँ है ना, मैंने 3 कंडीशन बताया था, याद होगा जब मैंने पढ़ाया था पहले ही क्लास में, जहाँ p और q इंटीजर्स होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। एक कंडीशन ये, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन मैंने ये बताया था, जहाँ HCF p और q का जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए। और ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो p और q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप ये भी कर सकते हो। क्लियर है, इतना आप खुद लिख सकते हो कि नहीं, ये हर जगह लिखना है। कहीं भी आए आप कंडीशन अप्लाई कर दोगे जहाँ 2 मिनट लगेगा। यानी कि ये आपको पहला स्टेप मानना है। बताओ पहले स्टेप में कोई समस्या? क्लियर है। सेम यहाँ पर किया गया है। आपको पहला स्टेप देखिए, मैंने रेड पेन से लिखा है, पहला स्टेप में आपको ये करना है, और ख़ासकर इस पर ज़रूर फोकस करना है। HCF p और q का HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पर हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये जो एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पहला स्टेप समझ में आया। फिर जैसे आप मानोगे तुरंत आपको, ये पहला स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप आपको लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ। तुरंत आपको क्या करना भैया, सेकंड स्टेप में कुछ करना नहीं है, पहले स्टेप वाला लिखो, √2 = p/q, और यहीं पर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है, स्टेप वाइज चलना है। तुरंत यहाँ पर आप लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ये तुरंत आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। क्लियर? अब बताओ, स्टेप क्लियर हो जा रहा है ना, माइंड में बैठ जाना चाहिए। जैसे आप करोगे तो भाई वर्ग करो, जब आप √2 का वर्ग करोगे तो एक्चुअली ये स्क्वायर रूट और ये 2 घात कैंसिल हो जाता है, इतना तो आता है ना सबको। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आपको होगी यहाँ केवल 2 बचेगा, और यहाँ पर आएगा p² और यहाँ पर आएगा q²। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब भाई इसमें तुम खुरापात तो कर ही सकते हो, बोलो खुरापात कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ 2 × 1 = 2, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2q² = p² लिख सकते हो कि नहीं, है ना। तो आप ये कर सकते हो ना। अब आप बताओ,
जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अच्छा, जब आप ऐसा कर सकते हो तो आप बताओ, अगर q स्क्वायर बराबर 2 को इधर भेजोगे अपान में आ जाएगा ना, जब 2 को इधर भेजोगे तो p स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, p स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो भी वर्ग संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी, है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी या 2 से विभाज्य है। भैया समझ पाए, अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्या p भी 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, बोलो भाई, p भी 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। अब कैसे, जैसे समझो, ऐसे समझो, यहाँ p स्क्वायर मान लेते हैं, p स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। मान लेता हूँ मैं 16 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या कुछ ले लो, क्लियर है, 16। अब बताओ, जब 16 2 से विभाज्य है ना, जब 16 2 से विभाज्य है, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ कह देंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है। अब आप बताओ, अगर हम p स्क्वायर को ऐसे लिख दें, p गुणे p, तो आप कहोगे हम लिख देंगे 4 गुणे 4 लिख देंगे 16 को कि नहीं। तो बताओ, क्या 4 यानी कि एक एक करके अगर देखें तो 2 1 के 2, और यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो p भी तो 2 से विभाज्य हो जा रही है। ये समझ पाए कि नहीं, बोलो भैया। अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगी। ये दूसरा स्टेप आपको करना है। बताओ, दूसरा स्टेप समझ में आया। फिर से एक बार समझो दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में मैंने कहा कि जो भी पहले स्टेप में आएगा, जो भी आपको पहले स्टेप में मिलेगा, उसका आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। आपने किया, वर्ग करना, कट पिट करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आगे पीछे आपने कर दिया। यहाँ पर आपने समझने के लिए इसको q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपान 2 लिख दिया। इससे क्या पता चला कि यदि, है ना, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो भैया p भी 2 से विभाज्य होगी। ये समझ पाए, इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर √3 होगा तो आप जहाँ जहाँ √2 मान रहे हो वहाँ वहाँ √3 मानना। √7 होगा तो जहाँ जहाँ √2 है वहाँ √7 मानना। भाई अपरमेय संख्या है, जहाँ अगर मान लो यहाँ 5 हो √5, तो जहाँ जहाँ 2 मान रहे हो वहाँ वहाँ क्या मानोगे, √5। यहाँ समझने के लिए आप क्या करोगे, 16 ना मानकर। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपको ये करना है। अच्छा, जब आप 5 मानोगे तो आपको 5 के हिसाब से पूर्ण वर्ग संख्या 25 लेना होगा। फिर समझे इतना, तो ये चीज़ समझने, ये चीज़ लिखना थोड़ी है, ये चीज़ मैंने आपको समझने के लिए बताया। बाकी आप ये चीज़ लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप समझ में आया। अब भैया जैसा दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भाई p जो है 2 से विभाज्य होगा। p क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो ये भी तो है, p कितनी बार विभाज्य करेगा, नहीं, यहाँ तो मैंने माना है इसलिए 2 बार करेगा। अगर मान लो मैं 4 यहाँ मान लूँगा तो आप कहोगे यहाँ 2 2 आएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तब तो 1 बार करेगा, है ना, समझे। अगर यहाँ पर मैं अभी 4 का 16 लिया था, अगर मैं 3 का वो मान लो मैं ले लेता हूँ 8 का ले लेता हूँ, तो आप कहोगे 2 चौक 8, 4 4 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये नहीं पता है, मतलब कितनी बार कटेगा ये तो संख्या के ऊपर निर्भर करेगा ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ भी तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। आप कुछ भी सम संख्या में पूर्ण वर्ग ले सकते हैं, तो हमें नहीं पता है तो आप मान लो कि माना r बार वो कैंसिल होगा, मतलब p 2 से कट जाएगा। मानते हैं कितनी बार कटेगा, r बार कटेगा। तो ये हमने मान लिया, माना, क्लियर है, माना। अब आप याद करो a बराबर BQ प्लस r करते थे ना, BQ प्लस r करते थे, तो यहाँ b क्या होता था, भाजक होता था। भाजक मतलब भाग करने वाली संख्या, तो भाग करने वाली संख्या कौन है, 2 है। अब कितनी बार ले जाते हो, इसको इसी की बात लिखते थे ना, तो हमें कितनी बार ले जाना, आप इसको देख कर कह रहे हो 2 बार ले जाना है।
लेकिन ये तो माना गया है ना, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है भाई। तो मतलब मैंने मान लिया, चलो माना आर बार मुझे कैंसिल करना है, ये समझे कहाँ से आया, ये मैंने मान लिया और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये आपका तीसरा स्टेप है, बिल्कुल छोटा सा है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है? इतना क्लियर है? जैसे ही आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, तुरंत यही थर्ड स्टेप से चौथा स्टेप बन जाएगा, तीसरे से ही आपका क्या बन जाएगा, चौथा स्टेप बन जाएगा। अब आप कहोगे तीसरे से चौथा बन जाएगा, बिल्कुल। आपने क्या आया, P बराबर 2R आया, क्या आया आपका, तो आप कहोगे कि मेरा है P बराबर 2R। अब यहाँ तुरंत दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब एक तरह से स्टेप रिपीट हो रहा है ना। यहाँ चौथे में आप क्या करो, स्टेप रिपीट करो, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पर लिखो आप दोनों पक्षों या दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्लियर है? जब दोनों ओर का वर्ग करोगे तो आप कहोगे ये आ जाएगा P² बराबर 2 दूना 4R²। अब यहाँ से आप फिर वही चीज़ निकालो जो आपने पहले निकाला था, है ना, जो आपने पहले किया था वही चीज़ फिर करो। जब आप वही चीज़ फिर करोगे तो आप कहोगे अच्छा इसका मतलब ये है कि P² आपका 4 से विभाज्य है। अब आप देखकर ही बता सकते हो, यह पूरा प्रक्रिया भाई 4 को इधर भेजोगे, है ना, तो P² बराबर 4R² है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R² बराबर 4 को इधर भेजेंगे, P²/4 लिख सकते हैं ना। बोलो ये चीज़ क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, P² 4 से विभाज्य है। और इसको आप चूंकि ऐसे लिखोगे, चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, चूंकि P² 4 से विभाज्य है इसलिए P भी, इसलिए आप क्या मानोगे, इसलिए P भी 4 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। बोलो इतना क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, यहीं पर आपको रुक जाना है ना, मतलब यहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करने पर तो तुरंत आपको रुक जाना है। ये देखो मैंने जानबूझकर बताया, पता है क्यों बताया, क्योंकि हमारी आदत बनी रहेगी ना। अच्छा अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर वही प्रक्रिया नहीं, यहाँ जैसे आप करोगे इसको आप यहाँ पर जो पहले आया था इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर A मान लो आप, लो और आसान हो गया। और या जब आप ये करोगे तो इसको इक्वेशन नंबर B मान लोगे, है ना। आप यहाँ पर सीधा लिखोगे समीकरण, है ना, समीकरण A और B से, A और B से। जब A और B में जाओगे तो आप देखोगे A में P² और B में P² दोनों में सेम है ना। तो ये P² कट जाएगा कि नहीं भैया, यहाँ का P² यहाँ का P² कट जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ बचा 2Q² और यहाँ बचा 4R²। तो आप कहोगे यहाँ बचा 2Q² और यहाँ बचा 4R², दोनों बराबर में चला गया। जब आप कैंसिल करोगे 2 1 के 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर आपको प्रक्रिया करना है वो वाली। जब आप यहाँ पर वो प्रक्रिया अपनाओगे तो आप कहोगे अब क्या आया भैया, Q² बराबर आया 2R² आया, Q² बराबर क्या आया, 2R² आया। तब आप कहोगे चूंकि यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है, इसका मतलब Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। बताओ ये चीज़ समझ पाए, Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप कहोगे अच्छा जब Q भी 2 से विभाज्य होगा तो Q 2 से विभाज्य होगा, लेकिन कितनी बार होगा ये तो नहीं पता है ना। मैं मान लेता हूँ S बार होगा, मान लेता हूँ क्या, S बार होगा। अब बताओ जब हम HCF लेंगे, P और Q का जब HCF लेंगे तो आप कहोगे सर जी P में 2R है और Q में क्या है 2S है। HCF में जो कॉमन रहता है उसको लिख लिया जाता है ना,
नहीं समझे ये चीज़ भाई। जब P बराबर क्या आया है आप कहोगे 2 गुणे R आया है ना। Q बराबर क्या है आप कहोगे 2 गुणे S आया है। दोनों का HCF का मतलब सेम, दोनों का HCF क्या आया P और Q का HCF क्या आया बोलो भैया, तो आप कहोगे 2 आया। लेकिन आना कितना चाहिए था मेरा, देखो शुरुआत में आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मतलब जो हमने माना था गलत हो गया ना, जो हमने माना था गलत हो गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है कि ये मतलब हमारी कल्पना के विपरीत है, जो मैंने माना था उसके विपरीत है। आप उसके आगे सीधा लिख लेना, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, हमारी कल्पना के विपरीत है। इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है, जो मैंने माना था वो गलत है। क्यों, क्योंकि हमने जो माना था तो उसके अनुसार भाई HCF हुआ ना आना चाहिए, लेकिन इनका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखो, अब एकदम दिमाग में सेट करो, अब रिवीजन करो, ध्यान से समझना। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेता हूँ √3 या √5, मैं कुछ भी ले लेता हूँ है ना। मैं क्या लेता हूँ भाई, √3 लेता हूँ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान से समझो और सब लोग बताना पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या, ताकि सेट हो जाए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भैया। तो बताओ पहले स्टेप में क्या करना है, तो आप कहोगे मानना है, तो मान लो, माना √3 एक परमीय संख्या है। मान लिया आपने, माना √3 क्या है, एक परमीय संख्या है। बहुत बढ़िया, मैंने मान लिया। जैसे माना तुरंत पता चला कि √3 बराबर होगा P/Q होगा। जहाँ कंडीशन लगा दो, जहाँ हमारा आना चाहिए HCF, P और Q का HCF 1 आना चाहिए, और कंडीशन बाकी पता, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन के बेस पर हम फॉलो इसको प्रूव करेंगे। पहला स्टेप समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करो, तुरंत इनका दूसरे स्टेप पर मैंने बताया था, तुरंत क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग और इधर P/Q का वर्ग। मतलब आप लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और स्क्वायर, इस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा P²/Q² आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि P² बराबर आ जाएगा 3Q² आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर A मान लो, काम आएगा आगे। समझे इतना, समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप था, बोलो समझ में आया। फिर तीसरे स्टेप में यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। इसका मतलब ये है कि P², चूंकि P² 3 से विभाज्य है, ये सब में करना है। P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। बताओ समझ में आया। जब P भी 3 से विभाज्य होगा तब भैया कितनी, मतलब P 3 से कट जाएगा, लेकिन कितनी बार कटेगा ये तो नहीं पता है ना। P 3 से कट जाएगा लेकिन कितनी बार कटेगा नहीं पता। हमने मान लिया R बार कटेगा, हमने मान लिया कितनी बार कटेगा, R बार कटेगा, ये मैंने मान लिया भाई। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से समझो, यहाँ तक समझ में आया। ये 3 स्टेप आपको बताओ, सबको समझ में आया ना। पहले आपने क्या किया, माना, फिर वहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग किया, जो मिला उसको A मान लिया, और यहाँ पर आपने दिमाग लगाया। अब ये जो आए फिर वहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जब मानने पर जो आए उसी का, भाई आगे से कुछ तो रास्ता चाहिए ना, तो सारा रास्ता कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से सब मिले जुले हैं। अब तीसरे से चौथा बनाएंगे, तो चौथा कैसे बनाओगे, आप कहोगे P बराबर हम 3R लिख सकते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो P² और इधर जो है
3r का स्क्वायर करोगे, है ना। समझ पाए इतना। जब आप ऐसा करोगे तो आप बताओ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, और इसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका हो जाएगा 3 गुणे 3r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 3 गुणे 3r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको आप तुरंत, आपको क्या मान लेना है, तुरंत इसको मान लेना है b मान लेना है ना। इसको तुरंत क्या मान लेना है, b। फिर आगे क्या करना है, समीकरण a, ठीक है, और b से, समीकरण a और b से आप देख रहे हो a में p स्क्वायर सेम है और b में भी p स्क्वायर सेम है, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। a में क्या बचा है, आप कहोगे 3q स्क्वायर, a में बचा है 3q स्क्वायर, और b में क्या बचा है, आप चाहे इसको 9r स्क्वायर भी लिख सकते हो, इससे परेशान नहीं होना है। अगर आप कह रहे हो नहीं हम पूरा गुणा करके लिखेंगे तो 3 त्रिका 9r स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचा, 9r स्क्वायर। अब 3 1 3, 3 त्रिका 9, यहाँ क्या आया, q स्क्वायर बराबर आया 3r स्क्वायर। अब यहाँ से दो कंडीशन निकलेगी, कौन सी कंडीशन निकलेगी, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है ना। यहाँ पर क्या निकलेगा कि q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन अब क्वेश्चन कितनी बार होगा, तो आप कहोगे q मान लेते हैं 3 से विभाज्य होगा, मान लेते हैं s बार होगा, क्या मान लेते हैं, s बार होगा। अब आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, HCF P और Q का। जब आप P और Q का HCF निकालोगे तो P बराबर क्या था, आप करो 3 गुणे क्या था, R था, और Q बराबर क्या आया, आप करो 3 गुणे S है। जब HCF निकालोगे तो HCF में क्या भैया कॉमन लिखा जाता है ना, तो HCF क्या आया, 3 आया, है ना। P और Q का HCF क्या आया, 3 आया, है ना। जो कि लेकिन HCF आना कितना चाहिए था भैया, 1 आना चाहिए था ना। तो आप सीधा लिखो जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः जो कि हमारी कल्पना के, जो मैंने माना था उसके विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के क्या है, विपरीत है। इसलिए क्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम गलत हैं तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया था वो सही है, मैंने प्रूव कर दिया। समझ में आया, बढ़िया क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, अपरिमेय संख्या है भैया, समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से होता है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और समझो, जैसे जहाँ जो लिखा गया था q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर या 3r स्क्वायर था, अब ऐसे समझो, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 50 बराबर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 2 गुणे 5 स्क्वायर। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 50 2 से विभाज्य है, ये तो बोल रहा हूँ ना। 50 जो है 2 से विभाज्य है, लेकिन वहाँ पर अंतर, यहाँ कोई पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कोई पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग। अभी मान लो मैं ले लेता हूँ 100 तो वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो अगर 2 जो है मतलब 100 का मतलब समझ रहे हो, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर, ये तो बोला गया था 10 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो 10 भी 2 से विभाज्य होगा, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं भैया, समझ में आया अच्छे से, पक्का।